केमिस्ट्री। इसमें आपका जो पहला टॉपिक है वो हमने किया था मर्दा यानी सोयल। इसमें मर्दा की परिभाषा कर ली थी हमने कि मर्दा लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है सोलम, और सोलम का अर्थ क्या होता है? फ्लोर या फर्श। फिर मर्दा विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? चेनी सूत्र आपको याद रखना है। फिर हमने दो परिभाषा लिखी थी, फिर मर्दा की विशेषता और मर्दा के कार्य, इतना ही। अब इसमें लिखो नई लाइन के अंदर, साथ साथ में लिखवा देता हूँ भाई। लिखो मर्दा का अध्ययन। नेक्स्ट हो मर्दा का अध्ययन। बताओ मर्दा का अध्ययन किस शाखा के अंदर किया जाता है? पेडोलॉजी के अंदर। एक तो आपको याद रखना है, यहाँ लिख लो पेडोलॉजी। ये एक बार आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मर्दा विज्ञान का अध्ययन किस ब्रांच में करते हैं? पेडोलॉजी। लेकिन आपकी जो सीनियर की बुक है इसमें दो अलग से ब्रांच दे रखी है, ठीक है, मर्दा शास्त्र और दे रखा है। तो आपसे अगर वो क्वेश्चन पूछेगा कि मर्दा का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है तो आप क्या कहोगे? पेडोलॉजी। लेकिन आपकी बुक के अंदर इसमें अलग से दो शाखाएं डिवाइड की है, ठीक है। तो अब इसमें लिखो नीलन में मर्दा विज्ञान का अध्ययन। मर्दा विज्ञान का अध्ययन दो रूपों में किया जाता है। दो रूपों में किया जाता है। ये जो दो रूप है आपके, ये अलग से दे रखा है। एक तो है पेडोलॉजी और दूसरा दे रखा है मर्दा शास्त्र। मर्दा शास्त्र। अगर वो क्वेश्चन पूछेगा कि मर्दा का अध्ययन, उत्तर तो आपका पेडोलॉजी है। लेकिन आपकी जो सीनियर की बुक है इसमें इसने कहा कि मर्दा विज्ञान का अध्ययन हम दो रूपों में करते हैं। अब जो पेडोलॉजी है इसमें आप मर्दा का निर्माण, उसकी उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो आपसे इसकी परिभाषा भी लिखी जाती है। तो आप लिखो पेडोलॉजी के नीचे लिखो यह विज्ञान मर्दा के जन्म, निर्माण तथा वितरण से संबंधित है। तो मर्दा का अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी के अंदर। पेडोलॉजी में आप मर्दा का किसका अध्ययन करते हो? तो आप मर्दा का निर्माण, उसका जन्म कैसे होता है मर्दा का, फिर उसका निर्माण कैसे होता है और उसका वितरण, ठीक है। फिर लिखो मर्दा शास्त्र में फिर आप किसका अध्ययन करते हो। जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ आपको उसी तरह से नोट्स लिखने हैं। लिखो मर्दा का अध्ययन, इसमें लिखो इसमें उच्च पादप का अध्ययन, इतना याद रखना है इसमें। यानी मर्दा शास्त्र के अंदर दोनों के अंदर ही क्या है, मर्दा का अध्ययन करते हैं। लेकिन इसमें तो इसका जन्म, निर्माण, वितरण का अध्ययन करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो उच्च पादप है उनका अध्ययन किया जाता है मर्दा शास्त्र के अंदर। क्लियर है? आपको याद सिर्फ ये रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, रटना नहीं है, आपसे सीधा पूछेगा कि मर्दा का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, तो उत्तर आएगा पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में आप किसका अध्ययन करते हो? आप मर्दा के जन्म, उसका निर्माण
और उसके वितरण से संबंधित अध्ययन करते हैं। और मृदा शास्त्र इसमें क्या किया जाता है, अगर जो आपका पादप है वो बड़ा हो जाता है तो उसका अध्ययन किया जाता है मृदा शास्त्र। ठीक है, फिर लिखो निरन में, देखो मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। निरन लिखो, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। फिर इसी क्या लिखो, यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जो वनस्पतियों को पोषण प्रदान करती है, जो वनस्पतियों को पोषण प्रदान करती है। फिर लिखो नई लाइन में, मृदा पादप वृद्धि के लिए, मृदा पादप वृद्धि के लिए एक माध्यम है। मृदा पादप वृद्धि के लिए एक माध्यम है तथा कृत्रिम रूप से इसका संश्लेषण नहीं किया जा सकता, तथा कृत्रिम रूप से इसका संश्लेषण नहीं किया जा सकता। देखो नियम में, पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले, पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। कारकों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। अब 3 वर्गों को, और अब इसके नीचे तीनों के नाम लिख दें कि मृदा पादप के लिए कौन कौन से 3 कारक उसे प्रभावित करते हैं। सभी को पता है, पहला है जलवायु संबंधी कारक। दूसरा आपका कौन सा है, जीवीय कारक। और तीसरा मर्दीय कारक। ये तीनों लाइन पढ़ो जल्दी। इसमें क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन ये लाइनें क्यों लिखी है वो आगे इस पर एक क्वेश्चन आएगा, तब ये 3-4 लाइनें जल्दी पढ़ो, 3 लाइनों के अंदर। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जो वनस्पतियों को पोषण प्रदान करती है। बात के लिए तो केकरा मनी बता दे, बात ही करना है। 2 महीना हो गया अपने। तो देखो तीनों लाइन जो मैंने लिखी है, पहली की मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जो वनस्पतियों को पोषण प्रदान करती है। फिर मृदा पादप वृद्धि के लिए एक माध्यम है तथा प्रकृति के रूप में इसका संश्लेषण नहीं किया जाता। संश्लेषण नहीं किया जाता को अंडरलाइन कर लो। ये 2 लाइन आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बताइए मृदा
विज्ञान में निम्न में कौन सा कथन गलत है। तो आपको ये अच्छी तरह से याद रखना है कि आप मर्दा को कृत्रिम रूप से बना नहीं सकते। ठीक है, तो वो आपसे 4 कथन पूछ लेगा कि मर्दा में निम्न में कौन सा कथन गलत है। आपसे कहेगा कि मर्दा एक प्राकृतिक पिंड है, तो आप कहोगे सही है। ठीक है, दूसरा इस तरह से वो 4 क्वेश्चन लिखेगा और एक में वो ऐसे लिखेगा कि मर्दा का कृत्रिम संश्लेषण किया जा सकता है। फिर लास्ट में लिखेगा चौथा कि इसका प्राकृतिक संश्लेषण नहीं किया जा सकता। तो याद रखना, नहीं, हम कृत्रिम रूप से मर्दा का निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये 4 लाइनें लिखी। क्लियर है? अब लिखो नई लाइन में, मर्दा पौधों की वृद्धि के लिए, नई लाइन लिखो, मर्दा पौधों की वृद्धि के लिए, मर्दा पौधों की वृद्धि के लिए निम्न दशाएं प्रदान करती है। पौधों की वृद्धि के लिए निम्न आवश्यक दशाएं प्रदान करती है। ये इनके नाम याद रखने आपके, कौन कौन सी दशाएं हैं। आपकी बुक में तो डिटेल है, मैं डिटेल से नहीं पढ़ना, सिर्फ इनके नाम याद रखें। लिखो नंबर 1, आवश्यक खाद्य तत्व, आवश्यक खाद्य तत्व, ये घर जाके आपको बुक में पढ़ना है। ठीक है, जल, और तीसरा देता है जड़ों के शोषण के लिए, जड़ों के शोषण के लिए ऑक्सीजन, और चौथा देर का यांत्रिक आधार, यांत्रिक आधार। तो जो पौधे की जब वृद्धि होती है तो इसमें 4 दशाएं मुख्य रूप से होती है। एक तो है आवश्यक खाद्य तत्व, एक आपका जल है, एक जड़ों में शोषण के लिए ऑक्सीजन की मात्रा, और यांत्रिक आधार। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा, आपसे वो क्वेश्चन 2 तरह से पूछेगा। एक तो पूछेगा वातावरण, और एक पूछेगा आपका यह नाम देगा मर्दा। अब वातावरण के अंदर तो आपको पता है इसमें गैसें होती है, और मर्दा का मतलब वो बात कर रहा है यहाँ मर्दा के अंदर जब पादप की वृद्धि होती है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, इंपॉर्टेंट है, कि O2 की मात्रा बताओ। एक आपसे पूछेगा CO2 की मात्रा, सबसे इंपॉर्टेंट है CO2 की मात्रा, क्योंकि आप सीधे उत्तर लिख देते हो। आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा CO2, तो आप क्या कहते हो, 0.03%। एक तो ये मिलेगी, और दूसरी 0.03। इन दोनों में क्या कि आपसे अगर वो पूछे वातावरण में, तब आपको CO2 की कितनी मात्रा होती है, ऊपर वाला ये, और ये किस में होगी, मर्दा में। ये सबसे इंपॉर्टेंट। तो आप घर जाके देखना, इसमें 3-3, 4-4 लाइनें हैं, और इनमें जो क्वेश्चन है वो मैं अब आपको अलग से आपको वो 3-4 लाइनें याद रखें कि वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो ये आपको पता है कि पादप जब वृद्धि करेगा तो उसमें खाद्य तत्व भी होंगे, पोटेशियम, सोडियम, सूक्ष्म तत्व, बृहत तत्व। फिर जल, तो जल 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कौन सा, केशिका जो जल है वो पौधों के लिए सबसे आवश्यक होता है। फिर जड़ों के लिए ऑक्सीजन की मात्रा, और यांत्रिक आधार। अब इसमें देखो इंपॉर्टेंट, अब क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, तो नोट लगा करके इसमें मैंने सार निकाला कि इसमें कौन कौन सी क्वेश्चन है। पहला लिखो साधारण मर्दा, साधारण मर्दा वायु में ऑक्सीजन,
साधारण मर्दा वायु में ऑक्सीजन की वो मात्रा पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन साधारण मर्दा वायु में यहाँ आप क्या करते हैं नाइट्रोजन की मात्रा। तीसरा साधारण मर्दा वायु में ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वाला पॉइंट CO2 की। और फिर यहाँ ये तीन तो पूछेगा मर्दा के अंदर, फिर यहाँ पूछेगा वायुमंडल। वायुमंडल में CO2 की मात्रा। ठीक है, हमारे पास टाइम कम है इसीलिए हमें डिटेल से नहीं करना है। कुछ एग्रीकल्चर के वो आपके एग्रीकल्चर में सर करवा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में जो आपका इम्पोर्टेंट है जिस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमने वो कारक अलग से। अब आपको क्वेश्चन वो यहाँ से पूछेगा, आपसे कहेगा मर्दा में ऑक्सीजन की मात्रा बताओ। ठीक है, वो शब्द यूज करेगा कि मर्दा वायु या कहेगा वायुमंडल में सीधा। तो दो तरह से क्वेश्चन है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखने हैं। आपसे पहले तो वो क्वेश्चन पूछेगा बताइए साधारण मर्दा वायु में CO2 की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है। दूसरा कहेगा बताइए वायुमंडल में CO2 की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है। ठीक है, तो आपको मेन ये आपके लिए जेट में सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपको कंटस्ट दिया। अब इसमें नए तो आपकी कुछ समझने वाला है, ये मात्रा है जो निश्चित होती है। ठीक है, अब इसका जो डेटा है वो आपकी बुक वाला हम लिखेंगे, कुछ गाइड में अलग अलग दे रखा है, लेकिन मैं आपका जो है वो आपकी बुक में से ही मैटर हम उतार रहे हैं। तो इसमें आपकी बुक में दे रखा है मर्दा क्या लिखो ऑक्सीजन, ये दे रखा है 20.3 प्रतिशत। नाइट्रोजन 79.01 प्रतिशत। CO2 0.3 प्रतिशत और वातावरण के अंदर 0.03 प्रतिशत। अब ये आपकी बुक में, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, आपकी कुछ गाइडों के अंदर 0.003 भी देख, तो आप घर जाकर के पहले बुक में और पढ़ लेना। अगर जो मात्रा आपको दे रखी है वो आप चेक कर लेना घर जाकर के बुक में पढ़ना में। तो ये शायद आपकी बुक के अंदर 0.3, तो मर्दा के अंदर तक 0.3 प्रतिशत और वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी होती है 0.03 प्रतिशत। वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितनी होती है 78%, लेकिन मर्दा के अंदर 1% ज्यादा होती है। ठीक है, इसी तरह ऑक्सीजन मर्दा के अंदर तो कितनी है 20.3, लेकिन यहाँ वातावरण के अंदर लगभग कितनी है 21। ये डेटा है। तो ये तो जो क्वेश्चन पूछेगा ये तो बायोलॉजी के अंदर पूछा जाता है और आपकी केमिस्ट्री में भी लास्ट टॉपिक जो है। यहाँ आप बात कर रहे हो सोयल की मर्दा की, तो अब आपको ये डेटा अच्छी तरह से याद रखना। क्लियर है? तो आप घर जाकर के बुक में और देख लेना कि हम गलत न लिखें। ज्यादातर यही वो क्वेश्चन पूछेगा कि वो देगा कि साधारण मर्दा में CO2 की मात्रा सभी को याद होती है, पहले ऑप्शन में देगा 0.03। तो आप क्वेश्चन गौर से पढ़ लेना। ठीक है, तो आपको वो मर्दा वाला मैटर है, तो आपसे मर्दा में CO2 की मात्रा पूछेगा, नहीं कि वातावरण में पूछेगा, क्योंकि वातावरण की आप कक्षा 6 से जानते हो। ठीक है, तो ये इतना आपका अच्छी तरह से याद है। अब आपकी बुक के पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं, इस पर किस तरह से एक क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन लिख लो। वायुमंडल यहाँ दे रखा है बारात्मक। वायुमंडल में सबसे
अधिक, वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत यानी प्रतिशत होती है। अब देखो आपकी बुक के पीछे ये क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ सीधा पूछ रहा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत मात्रा होती है। तो अब देखो आपको क्या करना है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बस गलती आप यही करोगे। आपको ये सिर्फ पहचाना है कि वो आपसे मर्दा में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मर्दा में मात्रा पूछ रहा है या वायुमंडल में पूछ रहा है, बस आप यहीं पर गलती करो। तो ये ध्यान रखना, इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ कि आपसे अगर वो पूछे वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत है, तो अब देखो पहले ऑप्शन में दे रखा है नाइट्रोजन, दूसरे में आपके दे रखा है CO2, तीसरे में आपके दे रखा है जल वाष्प, और चौथा आपका ऑप्शन दे रखा है ऑक्सीजन। तो बताओ इसका उत्तर क्या आएगा, नाइट्रोजन। क्यों, आपसे पूछ रहा वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किसकी है, नाइट्रोजन की ही है। ठीक है, तो अब आप ये क्वेश्चन साथ साथ हम करेंगे। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है इसमें इंपॉर्टेंट बस ये 4 लाइनें हैं, और 4 लाइन में एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया कि आपसे अगर वो वायुमंडल पूछ रहा है या आपसे वो क्या पूछ रहा है, मर्दा वायु, लेकिन आपसे चाहे मर्दा वायु पूछे चाहे वायुमंडल, नाइट्रोजन की मात्रा दोनों में ज्यादा होती है। ठीक है, तो वैसे भी आपका क्वेश्चन, बस आपको वो डाउट ये करेगा, ये थोड़ा आप और चेक कर लेना। ठीक है, बुक घर जाकर के पढ़ लेना, मेरे को तो आपकी बुक में ये दे रखा है, ये डेटा मैंने लिख दिया है, आप और चेक कर लेना। सिर्फ ये 2 ही क्वेश्चन है जो आपसे अगर मात्रा पूछेगा तो इसकी मात्रा पूछेगा, और जब वो मर्दा में पूछेगा तो आपके पहले ऑप्शन में वो ये मात्रा देगा आपकी, और लगभग आप जल्दबाजी में यही करोगे। ठीक है, आप लिखो नेक्स्ट, इसमें मर्दा अवयव। नेक्स्ट टॉपिक आपकी बुक में देखा है मर्दा अवयव। तो लिखो इसमें पहला में मर्दा के मुख्य 4, मर्दा के मुख्य 4 अवयव होते हैं। ये 4 याद रखना, और इसके नीचे नाम आपको। तो मर्दा अवयव हम पढ़ रहे हैं कि मर्दा के घटक कौन कौन से होते हैं। तो मर्दा के मुख्य 4 अवयव होते हैं। ये आपकी बुक के पीछे दे रखा है कि मर्दा में मुख्य अवयव कितने होते हैं, 2, 3, 4। तो याद रखना है मर्दा के मुख्य कितने अवयव होते हैं, 4। पहले का नाम लिखो खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ। दूसरा आपकी बुक में रखा है कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। तीसरा है जल, और मर्दा वायु। यहाँ आपका क्वेश्चन है, तो इसकी मात्रा अच्छी तरह से आपको याद रखनी है। पच्चीस प्रतिशत, 25%। 2 तो ये आपको भी याद नहीं रखनी होगी। तो इसमें एक तो जल और वायु, ये आपका जल और एक है वायु। तो इसमें दोनों की मात्रा क्या होती है, समान। आपकी बुक में ये लाइन भी दे रखी है कि मर्दा में 50% वायु होती है और 50% क्या होती है, जल। उसने 25% यूज नहीं किया, लेकिन यहाँ कितनी देर के 25, यानी कहने का मतलब दोनों की अनुपात क्या है, लगभग बराबर है। तो इसलिए वो कई बार आपसे सीधा पूछ सकता है कि जल और वायु का अनुपात कितना होगा। तो वहाँ वो कई बार 25% ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो वहाँ आपका मिलेगा 50-50%।
ठीक है, वो हम बाद में लिखेंगे। तो अब ये इसी का ये चार्ट बना लो। तो आपको यार क्या, जल 35%, 25%, वायु 25%। अब सबसे कम है 5%, ये आपका क्या है, कार्बनिक पदार्थ। और ये आपका पीछे कितना रह गया, 45%, ये है खनिज पदार्थ। अब याद नहीं, कोई दिख रहे, हम क्वेश्चन लिख लेंगे कि जेट में किस तरह से इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये चार्ट अच्छी तरह से याद रखना है कि जल और वायु को सीधा याद रख लो, 50-50%, यानी इसकी मात्रा क्या होगी, 50। तो 25-25 देर का है, लेकिन 50 याद कर सकते हो। यहाँ इसके अंदर इन दोनों का 50। अब 50 में 5% सबसे कम, आप ये दो ही याद रखो। वो अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपसे या तो 99% आपकी बुक में तो दे रखा है खनिज पदार्थ, वो आपसे सीधा पूछेगा कि मृदा के 4 अवयव होते हैं, इसमें खनिज पदार्थ का कितने प्रतिशत भाग होता है। तो आपको याद रखना है 45%। और कार्बनिक पदार्थ है वो कितने होते हैं, 5%। क्लियर है। अब देखो नई लाइन में, मृदा में जल एवं वायु, मृदा में जल एवं वायु का अनुपात, वायु का अनुपात 50-50 होता है। तो आपसे सीधा वो 25 की जगह क्या लिख देगा, तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मृदा में जल और वायु का अनुपात कितना होता है। तो वहां आपको 25-25% निकलेगा। तो दोनों का क्या याद रखना है, 50-50% होता है। किसमें, मृदा में जल व वायु का अनुपात 50-50% होता है। फिर इसी क्या लिखो, परंतु, इसी क्या लिखो, परंतु मौसम एवं वातावरणीय, परंतु मौसम एवं वातावरणीय कारकों के कारण, मौसम एवं वातावरणीय कारकों के कारण इसका अनुपात, वातावरणीय कारकों के कारण इसका अनुपात घटता बढ़ता रहता है। अब दोबारा इसका चार्ट दे रखा है, आज हम इसमें इतना ही करेंगे। ये चार्ट बना लो, लिखो मृदा। आपकी बुक में जो चार्ट बना रखा है, मृदा को 2 भागों में बांटा है। बनाओ शासन। एक तो आपका है ठोस और दूसरा रंध्रावंश। दूसरा रंध्रावंश। तो ठोस कितने होते हैं, 50%, और रंध्रावंश भी कितने होते हैं, 50%। अब रंध्रावंश में क्या होते हैं, इसमें एक तो होता है द्रव और एक होता है गैस। इसमें द्रव व गैस, इसमें 25 और फिर ठोस को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो आपका है खनिज पदार्थ, और दूसरा आपका कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ 5%, ये कितने हैं, 45%। अब फिर खनिज पदार्थ, इसे फिर आगे 2 भागों में बांटा गया। एक तो है क्रिस्टलाभ, क्रिस्टलाभ, और दूसरा आपका क्या है, कोलाइट।
ये नई यूनिट में हम पढ़ेंगे कोलाइड्स। और फिर इसे आगे दो भागों में बांटा गया आपकी बुक में। एक तो है आपका जीवित सूक्ष्म जीव, जीवित सूक्ष्म जीव, और दूसरा है ह्यूमस, ह्यूमस, ह्यूमस एवं सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ, सड़े हुए कार्बनिक। तो ये एक बार आप बुक में पढ़ लेना, ये आपको रटना नहीं है। आपको अब क्या करना है, अब इस पर 3 क्वेश्चन करेंगे हम। आपको याद वो 3 क्वेश्चन ही रखने जो जेट में जिस तरह, ये आपका डिटेल से आपकी बुक में 4 देर का, हमने तो 4। अब इधर देखो, आप ये सारे अवयव याद मत कर लेना, ये कई बार वो अलग से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, आपसे ये पूछा है मर्दा में कुल कितने अवयव होते हैं, आपको याद करना है 4। और 4 में कौन कौन से नाम याद रखने हैं, खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, द्रव, ये शब्द यूज नहीं किया वहां। ठीक है, तो आपको अगर वो सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि मर्दा में कुल कितने अवयव होते हैं, 4 होते हैं, तो 4 में खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, द्रव और गैस। ठीक है, अब खनिज पदार्थ सबसे ज्यादा 45% और कार्बनिक पदार्थ मात्रा इन दो की, यानी इन दोनों की 50-50 होती है, समान होगी। यानी अगर इसकी 25 है तो इसकी 25 होगी, इसकी 20 है तो इसकी भी 20 होगी। ठीक है, अब लिख लो इस पर क्वेश्चन कि अगर आप ये भूल जाते हो हमें तो वो क्वेश्चन याद करने की जेट में आपसे यहाँ इस चार्ट में किस तरह से क्वेश्चन पूछे। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इस चार्ट पर आपको उत्तर बताना है खुद देख करके। देखो पहला क्वेश्चन, खनिज मर्दा में, देखो पहला क्वेश्चन, खनिज मर्दा में खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ का प्रतिशत पाया जाता है। खनिज मर्दा में खनिज पदार्थ का प्रतिशत पाया, इसमें लिखो पहले ऑप्शन में दे रखा है 50, बी के अंदर दे रखा है 40, सी के अंदर दे रखा है 45 और डी के अंदर दे रखा है 35। अब आपको इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है कि क्वेश्चन बनाए कि खनिज मर्दा में खनिज पदार्थ का प्रतिशत पाया जाता है। अब गौर से देखो, आपने 35% अभी तक पढ़ा ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन यहाँ से कट जाएगा। देखो हमने चार्ट के अंदर यानी 25, 25, 45 और 5, तो हमने 35 तो पढ़ा ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर आप जल्दबाजी में भूल जाते हो तो 35 हमने नहीं पढ़ा है और 40 भी नहीं पढ़ा है। तो अब आपके 2 ऑप्शन कटे। अब 50 का मतलब जल और वायु 50 है, तो इसका मतलब आपका उत्तर अब क्या रह गया। इस तरह से आपको क्वेश्चन हल करें, क्योंकि एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में कोई समझाने वाला इतना मैटर नहीं है। आपको अच्छी तरह से रट्टाफिकेशन करना होगा, क्योंकि आपको वो कंफ्यूज करेगा प्रतिशत मात्रा के अंदर। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से घर जाकर के आप जैसे जब आप पढ़ते हो ना, तो आप थोड़ी सी हिंट छोड़ दिया करो अपने हिसाब से। पढ़ते तो देखो सारे ही है, लेकिन पढ़ने का तरीका क्या होता है कि जब आप पढ़ रहे हो, जहां आपको ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन हमें डाउट करेगा, आप अपने अकॉर्डिंग उसकी कोई छोटी सी ट्रिक बना दिया करो और वहां लिख दिया करो कि जब हम दोबारा पढ़ेंगे तो हो सकता है ये क्वेश्चन हमें डाउट करेगा। ये आपको कब काम आएगा, जब 2 दिन पहले आपका पेपर है तो आप सारे नोट्स नहीं पढ़ सकते। तो आपको क्या करना है, जो डाउट वाले क्वेश्चन है, जो बार बार आपको याद नहीं हो रहे, वो ही क्वेश्चन आपको 2 दिन पहले पढ़ने हैं। ठीक है, तो अब तो इसका क्वेश्चन किस तरह से करना है, आप अगर भूल जाते हो ऑप्शन काटो, 2 ऑप्शन आसानी से आप काट सकते हो। तो आपको पता है कि अभी हमने प्रतिशत पढ़ा है, तो हमने मात्रा कितनी पढ़ी थी, 25, 25, 45, 5। ठीक है,
तो अब इसमें देखो दो ऑप्शन 35 हमने नहीं पढ़ा है, 40 हमने नहीं पढ़ा। इसका मतलब आपका उत्तर या तो ए होगा या सी होगा। ठीक है, इसे कहते हैं तुक्का मारना। कुछ नहीं पढ़ा है तब वो क्या करते हैं, दो ऑप्शन काट देते हैं। तुक्का तभी कामयाब होता है। आप कहते तुक्का मारो, आप सीधे तुक्के मत मारना। आप तुक्के तभी मार सकते हो जब आप दो ऑप्शन काट सकते हो। ठीक है, तो अब इसमें दो ऑप्शन काट, अब आपका 50-50% हो गया कि हाँ यहाँ आपका लग काम कर जाएगा, थोड़ा सा अगर पढ़ा है। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन इस पर है। अब मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, सीधा उत्तर लिख देना। लिखो मर्दा में रंध्रावकाश, मर्दा में रंध्रावकाश का प्रतिशत होता है, रंध्रावकाश का प्रतिशत होता है। तो कितना करोगे, 50%। उत्तर नहीं लिखना है अब आपको, छोड़ दो, क्योंकि उत्तर ऊपर लिखा है। बार बार अगर आप उत्तर लिखोगे तो फिर इस उत्तर में ही आपका रेक्टिफिकेशन हो जाए। आपको चार्ट से याद करना है। फिर लिखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, रंध्रावकाश में मर्दा वायु का आयतन होता है, रंध्रावकाश में मर्दा वायु का आयतन होता है। तो कितना आएगा उत्तर है 25%। ये आपको इस तरह से, यानी आपको ये परसेंट पर क्वेश्चन आएगा इसमें। और लास्ट लिख लो, मर्दा जल का हिस्सा, मर्दा जल का हिस्सा आयता अनुसार होता है, मर्दा जल का हिस्सा आयता अनुसार होता है। तो कितना होगा, बात एक ही है कि जल पूछे या वायु पूछे। तो ये जो अपना चार्ट है, अब लास्ट में इधर जब आपके पेपर से पहले 2 दिन क्या पढ़ना है, अब आपको थोड़ी नहीं, अब आपको वो क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से लिख देना। यहाँ ऐसे किस तरह से क्वेश्चन, अब इतना जो हमने आपके 4 पेज हो गए, आपके बुक में घर जाके पढ़ लेना। वहाँ मैंने आपको थ्योरी है वो हटा दिए, जो जहाँ क्वेश्चन होगा उसकी थ्योरी हम लिखेंगे। ठीक है, इसीलिए आप थोड़ा साथ साथ पढ़ना। और अब इतना पढ़ा, इसके सारे मैंने आपको क्वेश्चन किए, इस तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं। फिर लास्ट के अंदर आपको एक 10 पेज और दे देंगे इसकी शॉर्ट कॉपी, जो आप वो और पढ़ लेना कुछ हम पढ़े। और वैसे आपके एग्रीकल्चर में डिटेल से चल रहा। ठीक है, अब आपने लिखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ, आपने बात ना करो, खड़े हो, पीछे खड़े हो, जल्दी जल्दी साथ साथ। आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं, जल्दी उत्तर आना चाहिए। आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक है। आवर्त सारणी में ठोस तत्व कितने हैं, तो फिर तुमको देखिए ठोस तत्व अपनी आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं, 118। उसमें ठोस कितने हैं, द्रव कितने हैं, गैस कितने हैं? नहीं यार, प्राउड संकल्पना क्या बताती है, प्राउड संकल्पना डी ब्लॉक तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता। वेट, हाँ आगे खड़े हो, बता डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। पहले बता डी में कुल कितने तत्व होते हैं, और संक्रमण तत्व कितने होते हैं, डी ब्लॉक में संक्रमण तत्व कितने होते हैं कुल, संक्रमण तत्व है 25 का, तो 4 ही तो काटना। हाँ 36। एस ब्लॉक में कुल कितने तत्व होते हैं,
हाइड्रोजन और हीलियम में छोटी के 12 जोड़ के 14। चलो बेटो, यानी अब आप अगर साथ साथ नहीं पढ़ोगे, आज आपको 4-5 पेज है, लेकिन 2-3 दिनों के बाद में आपका मीटर बहुत ज्यादा हो जाएगा। डेली आपको पढ़ना है, यानी आपने अब घर जाकर के ये नहीं है केमिस्ट्री गुरुजी आज करो, आप पहले पेज से लगातार करोगे तो आप 20-25 दिन पढ़ोगे, तो डेली आप वहीं से स्टार्ट, जहां पहला पेज था वहीं से पढ़ा, तब सिलेक्शन होगा आपका। ये ध्यान रखना, आपको ये नोट्स तो कंठस्थ याद करने हैं, यानी जैसे ही क्यों सुना है तो आपके दिमाग में पेज नंबर याद होना चाहिए, तब सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब इसके अंदर आवर सारणी में नेक्स्ट टॉपिक लिखो, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव जिसे सिग्मा कहते हैं, परिरक्षण प्रभाव एवं प्रभावी नाभिकीय आवेश, इसे लिखते हैं ZA इफेक्ट। अब लिखना नहीं है, अब 5-10 मिनट आराम से बोर्ड पर ध्यान। अब ये परिरक्षण प्रभाव और प्रभावी नाभिकीय आवेश अच्छी तरह से समझना है। ये आपके बीच में देख के मैंने आपको अलग से करवा दिया, क्योंकि जब तक आपको परिरक्षण प्रभाव और प्रभावी नाभिकीय आवेश का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप परमाणुीय त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन विभव और विद्युत ऋणता, ये क्वेश्चन अगर ये दोनों टॉपिक क्लियर है तब तो आप कर सकते हो, वरना नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो गौर से समझना, परमाणु को हमने एक ठोस गोला मान करके अध्ययन किया। मैंने आपको पहले दिन कई बार क्लास में ये कहते हैं हम बच्चों से कि आप परमाणु पढ़ते हो, आपसे ये पूछ ले कि क्या परमाणु को आपने देखा है? आपकी जो सर है, आप 6ठी कक्षा से लेकर के 12वीं हो गए हो, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कभी आपके दिमाग में ये आया कि क्या परमाणु को हमने देखा है? क्यों पढ़ रहे हैं हम बार बार? तो परमाणु को आप देख सकते हो, ये परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु की परिभाषा क्या होती है कि ये जो पदार्थ है, आप इसे तोड़ते जाओ तो जाओ, इसमें एक छोटा कण होगा जो आपको दिखाई नहीं देगा, वो परमाणु है। तो लेकिन तो अब हम कह सकते हैं पेन किससे मिलकर बना? परमाणु से मिलकर बना, इसीलिए हमने देखा तो है, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़ रहे हैं, वरना आपको कैसे पता चला इसका आवेश कैसे होगा? ठीक है, तो अपने दिमाग से ये डाउट उठा देना कि परमाणु को हमने, हाँ आप अकेले परमाणु को नहीं दे सकते, ये बोर्ड को काटते जाओ, एक ऐसा कण होगा जो बहुत ही सूक्ष्म है, आपको दिखाई नहीं देगा, वो परमाणु है। लेकिन ये बोर्ड बना तो उसी से, छोटे से छोटे कण से मिलकर बना, तो वो आपका क्या है? परमाणु। तो अब यहाँ ध्यान रखना कि अब परमाणु को माना गया एक ठोस गोला, और यहाँ आपका होता है नाभिक, ये आपका क्या है? क्लियर? अब ये हम परमाणु शास्त्र, हमें तो ये पढ़ना है परिरक्षण प्रभाव, इंग्लिश में कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, इसे शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। प्रभावी नाभिकीय आवेश को जेड इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब गौर से, अब यहां ये है आपका नाभिक, और नाभिक के चारों ओर, नाभिक गोलाकार है, लेकिन मैं गोलाकार नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको ये पूरा गोला, इसे हम क्या कहते हैं? कोष कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन है, ये गोला है, इस तरह से पूरा परमाणु है, ये पहला कोष, ये दूसरा, तीसरा, ऐसे चलते हैं। सभी 6ठी 9वीं बुक में आपने जरूर पढ़ा है कि परमाणु है, ये क्या कहलाते हैं? कोष, यानी KLMNS। फिर भी पता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ये समझना है। अब परमाणु के बाहर ये होते हैं आपके कोष, ये क्या है? आपके कोष, और कोष को KLMNS ऐसे चलता रहता है। ठीक है, अब
आपको पता है कि इसमें होंगे क्या, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब यहाँ ध्यान रखना आप है कि ये मान लो S कक्षक है तो S में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। S कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। S कक्षक भी कह सकते हैं, इसे कोश भी कहते हैं, उपकोश भी कहते हैं और कक्षक कहते हैं। लेकिन कक्षक की परिभाषा क्या होती है, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 100% होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कक्षक। कि नाम कक्षक है इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन होगा। आपने कोश लिखा है तो इसका मतलब हो सकता है वो S उपकोश में हो, लेकिन जहां कक्षक है वहां इलेक्ट्रॉन है। आगे हम नोड या तल भी पढ़ेंगे आगे, तो वहां इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो यहाँ ध्यान रखना कि ये परमाणु के चारों ओर, ये मान लो S, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। फिर हो सकता है आगे आपका P में हो सकता है 6 इलेक्ट्रॉन, आगे से आगे इलेक्ट्रॉन, फिर और इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की संख्या धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अब गौर से देना, इसे कहा जाता है बाह्यतम कोश, और बाह्यतम कोश को कहा जाता है संयोजी कोश। या संयोजी कोश, वही तो संयोजकता होती है कि बाहर जितने इलेक्ट्रॉन है वही तो संयोजकता है, उसे हम क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो इस परमाणु में ये जो बाहर है इसे तो कहते हैं बाह्यतम कोश या संयोजी कोश। चलिए, अब ये और ये, इसे कहा जाता है आंतरिक कोश। अब आंतरिक कोश ये आपका पहला है तो n-1, फिर दूसरा है तो n-2, n-3, क्योंकि कोशों की संख्या अनंत होती है, किसी भी परमाणु में कोश अनंत होते हैं। ठीक है, तो अब इतना क्लियर आपके कि ये नाभिक है, ये आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन है, ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है, जिसे संयोजी कोश भी कहते हैं। ठीक है, अब नाभिक, अब आपके सामने 3 परिभाषा समझनी। एक तो होता है नाभिकीय आवेश, इसे लिखा जाता है Z। एक होता है आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश, इसे लिखा जाता है Z इफेक्ट। और एक होता है परिरक्षण प्रभाव, इसे सिग्मा परिरक्षण नियतांक भी कहते हैं। अब गौर से देखो, आपसे वो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि जब आप बाएं से दाएं जाते हो, जब आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हो तो परमाणु का आकार घटता है, लगभग बराबर रहता है। क्यों? जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हो तो परमाणु का आकार बढ़ता है। कारण, तो कारण का मतलब ये 3 ही है, ये बार बार। अब ये प्रभावी नाभिकीय आवेश, ये क्या होता है? फिर प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है? ये नाभिकीय यहाँ सिर्फ जोड़ा है प्रभावी नाभिक और परिरक्षण प्रभाव। पहले तो आपको ये समझना है नाभिकीय आवेश क्या होता है। नाभिकीय आवेश का मतलब होता है, गौर से समझना कि ये जो नाभिक है ये बाह्यतम इन इलेक्ट्रॉनों को ये नाभिक आकर्षित करेगा, इसे भी नाभिक क्या करेगा? इसे भी नाभिक क्या करेगा? क्योंकि नाभिक का गुण होता है कि नाभिक के अंदर क्या होता है? धनायन होता है, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? ऋणायन होता है। तो धनायन और ऋणायन में आकर्षण होता है। तो अब ये नाभिक है, इस पर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होती है इनकी तुलना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रॉन भी तो होगा, तो इसका द्रव्यमान ज्यादा होगा। तो ये नाभिक, इस नाभिक की विशेषता होती है उदासीन परमाणु। तो उदासीन परमाणु में ये नाभिक सभी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, आंतरिक इलेक्ट्रॉन को भी आकर्षित करेगा, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को भी। ये जो सामान्य गुण होता है वो तो कहलाता है नाभिकीय आवेश, कि उदासीन परमाणु में
नाभिक क्या करता है, हर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो इसे कहते हैं नाभिकीय आवेश। ये स्थायी होता है नाभिकीय आवेश। कि उदासीन परमाणु होगा, वहां क्या होगा, नाभिकीय आवेश। तो सबसे ज्यादा मान किसका होगा, नाभिक। तो आपको तो ये समझना है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब होता है जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, तो आप इसे तो हटा दो कि यहाँ तो बेसिक चीज है, आपको सिर्फ समझना है कि ये प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है। जब हम या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं या इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, या तो धनायन बनेगा या क्या बनेगा, ऋणायन। तब क्या करता है, इस नाभिकीय के स्थान पर उत्पन्न हो जाता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश की परिभाषा क्या होती है कि ये जो नाभिक है, ये बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को जैसे ही परमाणु धनायन बनेगा, तब क्या करता है, जब धनायन बनेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो इस नाभिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या तो कम हो जाएगी और प्रोटॉन की संख्या क्या है, जितनी उतनी रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन अचानक कम हो गए। तो अब ये नाभिक क्या करता है, इस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर अचानक आकर्षण बल को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो ये क्या होता है, ये होता है अस्थायी। क्लियर है कि नाभिकीय आवेश होता है स्थायी, उदासीन परमाणु में होगा, क्योंकि नाभिक का गुण है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना। तो अब प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या कहते हैं, आपकी बुक में परिभाषा दे रखी है कि जब परमाणु या तो धनायन और ऋणायन का निर्माण करते हैं, लेकिन प्रभावी नाभिकीय आवेश 99% तभी होगा जब आपका परमाणु धनायन होना चाहिए। ऋणायन होगा तो आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये लागू होता है धनायन। तो जब हम इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है, तब ये परमाणु क्या करता है, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर अचानक अपना आकर्षण क्या कर देता है, बढ़ा देता है, जिससे परमाणु का आकार थोड़ा सा क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। इसे ही कहा जाता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। लेकिन ये प्रभावी नाभिकीय आवेश अस्थायी होता है। जैसे ही परमाणु इलेक्ट्रॉन वापस ग्रहण करेगा, उदासीन हो जाएगा, तो वापस क्या लग जाएगा, नाभिकीय आवेश। इसीलिए हम सूत्र पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अब नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिक, तो आप क्या लिखोगे, सीधा याद कर सकते हो कि नाभिक बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल जो लगाते हैं, नाभिक बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों पर जो आकर्षण बल लगाते हैं, उस आकर्षण को कहा जाता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्यों? क्योंकि ये बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है, यही गुणों को चेंज करेगा। इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ से जाएगा या यहाँ आएगा, तो मेन कौन प्रभावित होगा, ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तभी धनायन होगा, तभी ऋणायन होगा, ठीक है। तो ये प्रभावी नाभिकीय आवेश कुछ समय के लिए होता है, अस्थायी होता है। स्थायी कौन सा होता है, नाभिकीय आवेश। क्लियर है? सही कि आपको नाभिकीय आवेश की परिभाषा नहीं है। नाभिक का मतलब होता है, नाभिक हर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, वो तो आपका क्या नाभिकीय आवेश है। लेकिन नाभिक बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। थोड़ा टाइम लगा बस 10 मिनट और मेरी ऑनलाइन चल रही, नीचे साफ नहीं है। आज प्लीज बोर्ड वाले कसम दिखाई नहीं देगा।